तो आज इस वीडियो में हम जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हो गए थे। ये जो इकोनॉमिक इश्यूज थे ग्लोबलाइजेशन के बाद वो हो गए थे। तो अब हम पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जाएंगे। तो पॉलिटिकल इश्यूज क्या है? तो पहला तो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब ये 1989 में यूरोपियन रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें कि बर्लिन वॉल फॉल ऑफ बर्लिन बर्लिन वॉल देखा था। तो उसमें सोवियत यूनियन जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया था और वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उधर की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। मतलब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी या फिर कम्युनिज्म था, इसका फॉल मतलब ये एकदम अ, इसका फॉल ऑफ कम्युनिज्म चालू हो गया था। और जो कि वर्ल्ड वो एक किस तरफ बढ़ रहा था, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ। मतलब जहाँ पर लोगों को अपने हक है वो दिए जाते हैं या फिर जो भी उनके राइट्स है वो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। या फिर जो कि कोई भी डिसीशंस है उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। उसे हम डेमोक्रेसी या फिर पार्टिसिपेटरी स्टेट भी बोल सकते हैं या फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस भी बोल सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो गया था ग्लोबलाइजेशन के पीरियड पे या फिर सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ या फिर फॉल ऑफ कम्युनिज्म वो सब। तो कम्युनिज्म मतलब क्या रहता है कि उसमें है ना कि गवर्नमेंट के अंडर सब कंट्रोल रहता है या फिर तो लोगों को ज़्यादा राइट्स नहीं रहते, तो इंडिविजुअल राइट्स नहीं रहते। उसे हम कम्युनिज्म बोलते हैं। कम्युनिज्म कैसे हम एग्जांपल आज के टाइम में देख सकते हैं, जैसे कि चाइना में है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। मतलब वहाँ पर लोगों के जो राइट्स है वो उन्हें दिए नहीं जाते। गवर्नमेंट को जिस जैसे जो करना है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। लोगों की वहाँ बिल्कुल नहीं चलती। और इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहाँ पर लोग अपना इंडिविजुअल राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब इसमें दिया है। तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, इनका मेन फोकस रहता है कि जो सिविल सोसाइटी वो एक अच्छे से काम करे और उस गवर्नमेंट को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करे। तो सेकंड है पोजीशन ऑफ द स्टेट। पोजीशन ऑफ स्टेट। तो ये जो स्टेट या फिर कंट्री की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जा रही है। मतलब उसका इम्पोर्टेंस का बहुत कम हो रहा है। तो एक स्टेट का की फीचर क्या है वो कि सॉवरेनिटी। मतलब उसके ऊपर किसी का एक्सटर्नल या फिर इंटरनल दबाव ना हो। जब किसी के ऊपर कोई दबाव या फिर किसके प्रेशर में कोई नहीं होता या फिर इंडिपेंडेंट होता है उसे हम सॉवरेन कहते हैं। तो एक स्टेट का इम्पोर्टेंट फीचर है कि सॉवरेनिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज लिंक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब एक स्टेट का कहाँ कहाँ तक उसका कंट्रोल है उसे हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो दिस इज द राइट ऑफ द स्टेट टू मेक लॉज विद इन इट्स टेरिटरी। मतलब इंडिया की सोवरेनिटी कहाँ तक है? मतलब जैसे पूरे इंडिया का जो भी टेरिटोरियल मैप है या फिर जो भी बॉर्डर्स है वहाँ पर इंडिया की सोवरेनिटी है। वहाँ पर कोई फॉरेन कंट्री या फिर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन वो उधर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो उसे हम इंडिया की टेरिटोरियल सोवरेनिटी कह सकते हैं। मतलब वहाँ पर इंडिया का इंडिपेंडेंट कंट्रोल रहेगा। So it has been argued that the concept of sovereignty is being challenged from both within and without। तो यहाँ पर क्या आर्गुमेंट है कि जो कोई भी कंट्री की सॉवरेनिटी है वो एक मतलब चैलेंज की जा रही है अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से मतलब कैसे? एक्सटर्नल चैलेंजेस मतलब कैसा? इंटरनेशनल लॉ हो गए या फिर रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्रोइंग इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। ये सब हो गए एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो इंटरनेशनल लॉ मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल लॉ हो रहे थे उनकी वजह से कुछ कंट्री के ऊपर या फिर कंट्री के लॉ में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे कि सार हो गया, बिम्स्टेक हो गया या फिर क्या वो हमने पढ़ा था ब्रिक्स हो गया। तो ये रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी वजह से कुछ कंट्री का मतलब सोवरेनिटी डैमेज हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल चैलेंजेस है। और इंटरनल चैलेंजेस मतलब कि एक लोगों का एक नेशनल कंसेंसस मतलब सब एक वो उसका कम हो जाना, मतलब जो भी सहमति है ये सब। या फिर जो एथनिक नेशनलिज्म वो उसका बहुत एकदम रैपिड लेवल पर ग्रोथ हो जाना। या फिर एक्टिविज्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब एनजीओ हो गए या फिर वॉलेंट्री कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर टेररिस्ट ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप अलग हो गए, कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई भी दूसरा ग्रुप जो कि जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटर रोल या इंटरफेरेंस नहीं होता
उसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं। तो उनकी वजह से भी ये इंटरनल चैलेंज हो गया। तो इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, जेंडर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैव टेकन दिस सेंटर स्टेज। तो अब हम देखेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। तो इन्हें इम्पोर्टेंस किसने दिया गया, सिविल सोसाइटी ने इन्हें इम्पोर्टेंस दिया नॉन स्टेट एक्टर्स को। तो नॉन स्टेट एक्टर जैसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर एनजीओ हो गए, तो इन इनको आज मतलब आज के टाइम में इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। तो इनका जो भी आज हमारे कंट्री का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो फिर सिर्फ हमारे गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है। वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस वो इनके साथ भी है, जो नॉन स्टेट एक्टर है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी उनके रिलेशंस है। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को प्रमोट करने में। भले जैसे कि गवर्नमेंट कोई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है या फिर कोई फ्लड फ्लड आ गया उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आते हैं और इनको एकदम प्रमोट या फिर इनको बहुत मतलब बड़े लेवल पे लेके जाते हैं और अ, दुनिया के सामने लाते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल। तो जो भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स के एग्जांपल में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया या फिर ग्रीन पीस मूवमेंट या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स का एग्जांपल है। तो ह्यूमन राइट्स, अभी ह्यूमन राइट्स क्या होता है ये हम थोड़ा देखते हैं। क्योंकि इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन protection of human rights has become an important agenda, but there is a need to make a distinction between the approaches to human rights of the developed world and the developing world। तो जो भी ये जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन है या फिर इन्हें जो प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये वो इम्पोर्टेंट एजेंडा बन गया है आज सभी कंट्रीज या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका। तो लेकिन एक जो अप्रोच होता है ह्यूमन राइट्स दिलाने में या फिर ह्यूमन राइट्स उसमें, और एक जैसे कि डेवलप वर्ल्ड के लिए या फिर डेवलप कंट्री, उसके लिए ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट अलग होगा, और एक डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए या फिर डेवलपिंग कंट्री के लिए ह्यूमन राइट्स का मीनिंग अलग होगा। जैसे कि एक डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, तो ह्यूमन राइट्स में उनका सब आ जाएगा, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना या फिर अनएम्प्लॉयड लोग है उधर तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, मतलब उनको मंथली मंथली कुछ 2,000 3,000 पैसे दे देना, या फिर उनको फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करा देना। जैसे कि और फिर बाद में अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशन में जैसे अफ्रीका या फिर इंडिया हो गया, तो इन्हें इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका जो ह्यूमन राइट जैसे हो गया, जैसे कि अमेरिका के जैसे जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड या फिर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, वो कंट्री के लिए फिजिबल नहीं है। मतलब ये कंट्री, हमारी कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, ये सब इतना खर्चा उठा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है या फिर इतना फंड नहीं है, ताकि क्योंकि वो अगर इतना करने गए तो कंट्री के जो दूसरे नीड्स है उन्हें पूरा नहीं कर सकते। तो ये सब डिफरेंस ये फिर अप्रोच अलग अलग रहता है। तो थर्ड वर्ल्ड क्या होता है कि थर्ड वर्ल्ड मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलप कंट्रीज है उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड इनका थर्ड वर्ल्ड है। तो इनका मतलब ऐसा है कि जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है वो पहले हमें दिलाना चाहिए, और फिर बाद में जो हमें जो भी कम्युनिटी की नीड है या फिर एक फैमिली या फिर इंडिविजुअल की नीड है उनके ऊपर फिर बाद में फोकस करना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बाद उसके ऊपर बाद में फोकस करना चाहिए। पहले हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मतलब ऐसा कि उनको वोट्स दे दे, मतलब जैसे कि राइट टू वोट हो गया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, ये फिर ये सिर्फ आएंगे हमारे पॉलिटिकल राइट्स में। The Constitution, for example, lays stress on the aspect of social justice and looks at food, clothes, shelter, education and health as primary needs of its citizen। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इम्पोर्टेंस है वो सोशल जस्टिस के ऊपर दिया गया है। जैसे कि और फिर बाद में सोशल जस्टिस में क्या आ गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग, ये सब प्रोवाइड कराना प्राइमरी नीड है एक सिटीजन की हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। तो इट इज़ फर्दर आर्ग्यूड दैट in the desire of achieve distributive justice, there is an undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people। तो ये जो इसमें क्या आर्गुमेंट और किया गया है कि जो लिबर्टी राइट के ऊपर फोकस किया जा रहा है उसकी वजह से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस है, लेकिन जो वेलफेयर राइट्स है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। वेलफेयर राइट्स मतलब जो भी सिटीजन है उनका वेलफेयर कराना, मतलब उनको एकदम सब चीज़ें जो भी बेसिक है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर कोई भी उनके एकदम इजी लाइफ कर देना, तो वो एकदम उसके ऊपर इन्फोसिस बहुत कम है, मतलब वो कम प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि हर कंट्री को उनकी आज़ादी होनी चाहिए, या फिर उनको एक उनको राइट देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से ह्यूमन राइट उनकी कंट्री में कैसा होना चाहिए, क्या क्या ह्यूमन राइट मतलब कौन से मतलब कंस्टिट्यूट करेंगे ह्यूमन राइट्स को, तो वो कंट्री को अपने हिसाब से मतलब इंटरप्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंस से दी गई है। जैसे कि अगर इंडिया में हम खाली भले एजुकेशन फ्री में नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, या फिर हेल्थ जो भी हेल्थ है, हेल्थ के हेल्थ रिलेटेड जो भी है वो हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो वो हमें हेल्थ ह्यूमन राइट के अंडर नहीं आना चाहिए। और अमेरिका के पास बहुत सारे मतलब है फंड्स, या फिर इतना डेवलप है तो वो उनके अंदर वो मतलब ह्यूमन राइट्स के अंडर ये सब करा सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, या फिर कोई भी जैसे कि उसको हेल्थ हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, वो अपने ह्यूमन राइट के अंडर कंस्टिट्यूट कर सकते हैं ह्यूमन इन अकॉर्डिंग। तो जो ब्रॉड एप्लीकेशन है ऑफ वेस्टर्न अप्रोच टू ह्यूमन राइट दैट फोकस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम एज अ प्रायोरिटी would have to be tempered with the ground situation mentioned above। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, जिसमें कि वैष्णव अप्रोच अपनाया जाता है, तो उसमें जो फोकस है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर ज़्यादा दिया जाता है और फ्रीडम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो हर कंट्री को वो अपने हिसाब से मतलब करना चाहिए कि हमारे इधर कितना क्या होना चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो ये तो दूसरा जो चैप्टर है, नहीं सॉरी, आगे जो भी हम देखने वाले हैं अभी वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।